बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, सिंध ने 8 अगस्त तक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाया है। डबल सवारी पे अर्लियर पाबंदी लगाई गई, फिर उसको एट ईज़ कर दिया गया, इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट पहले बंद की गई, लेकिन अब कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर्स तक के लिए बहाल की गई है। कारोबार बंद है, तकरीबात बंद हैं, और जो कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको 30 दिन तक के लिए उसकी जो तकरीबात हैं या जो दुकानें उनको मज़ीद बंद किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो है मेन वो है वैक्सीन और उसकी 100% कंप्लाइंस की जाए। स्मार्ट लॉकडाउन का आपको अलिया भी याद होगा, जब सिंध हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया था तो वफाक के साथ एक टग ऑफ वॉर थी और ये कहा जाता था कि जी गलत कर रही है सिंध हुकूमत, लेकिन इनिशियली फर्स्ट वेव जब आई थी तो उसके बाद ये चीज़ एक्सेप्ट की गई थी कि सिंध हुकूमत का जो फैसला है वो बेहतर था। एज ऑफ टुडे सबसे ज़्यादा स्पाइक अगर पूरे पाकिस्तान में देखें तो वो सिंध में है। सो कीपिंग इन व्यू जो सिचुएशन है ओवरऑल, 8 अगस्त तक का लॉकडाउन किया गया है, जिसके ऊपर आज भी सिंध और वफाक एक दूसरे के आमने सामने हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो भी इसके ख़िलाफ़ हैं और कहते हैं कि जी ऐसे नहीं होना चाहिए, और क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट कराची है, कराची हब है इकॉनमी का। अगर वहाँ पर सिचुएशन ऐसी होगी तो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इफेक्टिव फ्रॉम मंडे, इस पर बात करेंगे। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब को पार्टी से की सदारत से इस्तीफ़े की इस वक्त बातें हो रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि पोस्ट एजे के इलेक्शंस और सियालकोट इलेक्शंस, ये अब फैसला किया है शहबाज शरीफ साहब ने कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत नहीं कर सकते। मरियम नवाज़ का जो बयानिया है, नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है और शहबाज शरीफ का जो बयानिया है, दे आर पोल्स अपार्ट, और जो के सामने इकट्ठे चलते नज़र नहीं आते। हम्दुल्ला की जो मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ साहब के साथ, इसके ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बड़े कंसर्न्स हैं, बड़े सीरियस रिजर्वेशंस हैं, और इसका इजहार हुकूमती हलकों की तरफ से भी किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन सेनेटर राना मकबूल ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी, अ वेरी यंग सेनेटर, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे शॉर्टली ज्वाइन कर रहे हैं इब्राहिम खान, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। सेनेटर राना मकबूल साहब, सर आपसे बात करूँगा, सिंध का लॉकडाउन अर्लियर भी हुकूमत और वफाक, सिंध हुकूमत और वफाक आमने सामने थी, फर्स्ट वेव सेकंड वेव, उसके बाद एक्सेप्ट किया गया कि जी ठीक फैसला था, लेकिन अब दोबारा अपेरेंटली लग रहा है कि वो उनके फैसलों को एंडोर्स नहीं कर रही वफाकी हुकूमत, और सारी चीज़ें अब NCOC के ऊपर डाली जा रही हैं। क्या कमेंट करेंगे जी इस पर? भाई साहब, ये 8 दिन के लिए जो अनाउंसमेंट है, एक हफ्ते के लिए, तकरीबन एक हफ्ता 9 दिन बनते हैं, तो चूँकि सिचुएशन काफ़ी ग्रेव हो गई थी तो उसके लिए स्टेप भी इसी तरह का लेना ज़रूरी था, ये कुर्बानी करनी पड़नी है। लेकिन इसका फ़ायदा उसी सूरत में होगा कि जो मिशन है वैक्सीन लगाने का वो कामयाब हो। ठीक, क्या गवर्नमेंट के पास इतनी वैक्सीन की डोजेस अवेलेबल हैं कि जितने लोगों को चाहिए वो वैक्सीन दे सकते हैं? ओके। दूसरा, उसकी मैनेजमेंट और स्ट्रीम लाइनिंग कैसे की जाती है? ठीक, आज आपने देखा कितने क्राउड्स इकट्ठे हो गए हैं, उस क्राउड से भी ये जो वायरस फैलता है, इन्फेक्शन बढ़ती है। ईद की छुट्टियों में भी ऐसे हुआ, बहुत सारी कांग्रीगेशन होती रही हैं, उसके ये रेपरकशंस हैं। और ये जो वायरस अब वाला है ये नहायत ही खतरनाक है, इसलिए उन्होंने एक स्टेप लिया है, एक जैसे आप कहते हैं डेस्परेट स्टेप लिया है जी, ताकि इसको रोका जा सके। ठीक है, तो ये दलील की बात है। गवर्नमेंट जो मरकजी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, आपस में उनके लोग बैठ के इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये इशू कोई झगड़े वाला नहीं है, बल्कि मिल के बैठ के अपनी अपनी इनपुट देने के बाद इसको आगे लेके चलना चाहिए। हाँ, अगर फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करती है पूरी तरीके से वैक्सीन की प्रोविजन में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, उसकी स्ट्रीम लाइनिंग में, उसकी मैनेजमेंट में, तो ये फिर फेडरल गवर्नमेंट का एक अच्छा रोल होगा। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए अच्छा रोल जो है वही अदा करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन है। ओके,
ठीक इसको हम झगड़ों में नहीं डाल सकते, बिल्कुल ठीक, रिजॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम खान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आपने ज्वाइन किया। खान साहब मुझे बताएं, अब फोर्थ वेव है, स्पाइक सबसे ज़्यादा सिंध के अंदर है, अगर वो लॉकडाउन कर रहे हैं 8 दिनों के लिए, जिसके अंदर आज आफ्टर पोस्ट डिस्कशन विद असद उमर साहब NCOC अपेरेंटली चीज़ें थोड़ी सी पैसिफाई हुई हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर एक सूबाई हुकूमत समझती है कि वहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड्स हो रही है तो उसको एड्रेस करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाएं उस पर वफाक एंडोर्स करे रादर देन कि दोनों का ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए? जी देखें, पहली बात तो ये है, ये इशू वफाक और सूबे वाला तो होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लोग हैं और उनकी सेहत का, उनकी हेल्थ का और उनकी ज़िंदगी के मसला है, तो इसको कलेक्टिव विजडम के तहत जो है अगर इसको हैंडल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर देखें, फेडरल गवर्नमेंट के क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं कि पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट फेडरल गवर्नमेंट ने दिया और उस पर अमल दरामद हुआ, तो अमेरिकन्स ने कहा कि हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकते थे कि अगर हम भी पाकिस्तान की तरह अपनी जो है वो पॉलिसी को फॉलो करते। ठीक, अर्ज़ करने का मकसद ये फिर अगेन ये नहीं है कि कौन बुरा है कौन अच्छा है, मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, हम जो है एज अ नेशन, हमारे लोग बेचारे डे टू डे बेसिस पे अपनी लाइवलीहुड जो है उसको मेंटेन करते हैं। जब आप उसको 8 दिन के बंद करना चाहते हैं, क्या आपके पास कैपेसिटी है कि आप 2-2.5 करोड़ लोगों को जो है बैक वक्त उनको लिए फूड सप्लाईज और मामलात ये सारा कुछ कर सकें? क्या आपके पास इतनी फैसिलिटी है कि आप, जिस तरह राना साहब फरमा रहे थे कि आप उनकी वैक्सीनेशन, देखें ये सारा कुछ उस वक्त चलेगा जब आप फेडरेशन के साथ मिल के और इन मामलात को हैंडल करेंगे, क्योंकि फेडरेशन के पास स्ट्रेंथ भी है, कैपेबिलिटी भी है, और पिछले अब 1.5 साल तकरीबन होने वाला है, उसमें जितना उनका एक्सपीरियंस है, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। तो ये मेरे ख्याल में सिंध का एक इंडिपेंडेंट व्यू लेना कोविड के बारे में वो कोई इतना वाइज डिसीजन नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये मिलके कलेक्टिवली होना चाहिए, ठीक है, और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सिंध एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मक्सी साहब, फर्स्टली थैंक यू वेरी मच, आप पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आए हैं। सिचुएशन सिंध के लॉकडाउन से किसी को इशू नहीं है, ना आप लोगों को है ना हुकूमत को है, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि जी वैक्सीन सबकी हो। जो तर्ज़े उसका इख्तियार किया गया है उसके ऊपर इशू है कि जी पूरे लॉकडाउन के बाद क्या सिंध को आप वैक्सीन कर लेंगे इन 8 दिनों में? क्या इसको लेकर आपका आइडिया है, किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे? जी थैंक यू वेरी मच फर्स्टली काइस फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। मैंने सुना बाकी दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका व्यू। देखें, लॉकडाउन करना कोई आसान फैसला तो नहीं होता, कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री। एंड गुड गवर्नेंस का मतलब ही ये होता है कि आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब आपके ऊपर क्राइसिस सिचुएशन आ जाए। आप उसको पॉपुलिस्ट मूव की तरफ नहीं जाते, आपको एक गुड गवर्नेंस के लिए टफ डिसीजंस लेने होते हैं। आई डोंट थिंक इट वाज एन ईजी डिसीजन फॉर द सिंध गवर्नमेंट। पहले भी जब शुरू में फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में लॉकडाउन किया था, बहुत क्रिटिसाइज़ किया था सिंध गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट ने, लेकिन आप उसके रिजल्ट्स देख लें कि स्पाइक में जो है कमी आई। उस टाइम पे तो वैक्सीन भी मौजूद नहीं था। अभी भी जो प्रॉब्लम आ रहा है कि वैक्सीन की अगर फराहमी में कोई तेज़ी होती, वैक्सीन्स वाइडली अवेलेबल होते, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ही अवेलेबल होने हैं, और जो कि नहीं हैं, तो उस सिचुएशन में ये लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है। बट स्टिल, जैसे आपने अभी फरमाया कि NCOC के साथ कुछ डिस्कशंस हुई हैं, बिल्कुल, कराची के ट्रेडर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ भी डिस्कशंस हुई हैं, तो ये बिल्कुल गलत है कहना कि ये यकतरफा फ़ैसला सिंध गवर्नमेंट ने लिया है। ज़ाहिर है स्टेक होल्डर्स के साथ बात हुई है। अभी जो आपके कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स हैं वो आर गोइंग टू गो एज पर स्केड्यूल। इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट इज स्टिल ओपन, ओनली इंटर सिटी हैज़ बीन क्लोज्ड। ठीक, सो आपको ये नज़र आ रहा है फ़ैसले में कि बेसिकली जो ज़्यादातर फ़ैसला है ये कराची शहर के अंदर स्पाइक को बचाने के लिए, कि स्पाइक वहाँ ज़्यादा ना करे। इट इज़ द रेगुलर वेन ऑफ द कंट्री। 8 दिन का लॉकडाउन आई थिंक इज़ पार्शल लॉकडाउन इज़ मच बेटर देन वेयर द डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड सो मच दैट वी हैव टू गो फॉर मच लॉन्गर लॉकडाउन एंड मच स्ट्रिक्टर मेजर्स and the vaccines not being available. Unfortunately, I was reading in the news कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, कि फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री के ही प्रपोजल को
फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्ट्राइक डाउन किया ठीक है। है अबाउट फाइनेंसिंग ऑफ द वैक्सीन्स बिकॉज इन्होंने बजट में एलोकेशंस ही नहीं रखी हैं। ठीक। अभी जब आपने प्रोविजंस नहीं रखी हैं तो आप और आपको फ्यूचर प्लानिंग आपने नहीं की हुई और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख रही है कि कराची शहर जैसा जो आपका लार्जेस्ट सिटी इन द कंट्री है उसको आपने किस तरह प्रोटेक्ट करना है। तो आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट को बड़ा दिल करके साथ मिलके उसको सपोर्ट करके और अपने बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू भी दें और अपना इनपुट दें और जितना सपोर्ट कर सकते हैं सिंध गवर्नमेंट को इस टाइम पे करना चाहिए। रान साहब, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस पूरी डिस्कशन के अंदर देखें, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है अपेरेंटली वो ये है कि जो फूड सप्लाई का इशू है, एक आम आदमी की ज़िंदगी, एक लोअर मिडिल क्लास बंदे की ज़िंदगी और दिहाड़ीबाज जो दिहाड़ी लगाता है शख्स उसकी ज़िंदगी, मेन इशू ये है कि उन तक रसाई किस हद तक मुमकिन होगी। क्या सिंध हुकूमत की या इवन अगर हम पूरे पाकिस्तान की भी बात करें वफाक की, क्या ये कैपेसिटी है हुकूमत की कि ये उनको ये प्रोवाइड कर सके? सो मेरे ख्याल में इसका जो जवाब होगा वो नफ़ी में होगा। इसके बाद सिचुएशन ऑकवर्ड होगी अगले 8 दिनों में या मैनेजेबल हो सकेगी? जी रान साहब की जी लाइन ड्रॉप है। इब्राहिम भाई आप मुझे इसी सवाल का जवाब दीजिएगा जी। जी बिल्कुल, मैं पहले ही इस बात को कह गया था कि ये अब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है। आपकी जो है प्रोविंशियल और इवन द नेशनल कैपेसिटी नहीं है कि आप सब लोगों को घर में बिठा के कहें जी हम आपके घर पे खाना पहुंचा रहे हैं। तो ये दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद ये है कि आप एरियाज आइडेंटिफाई करें, एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है उनको लॉकडाउन में ले हैं और उन एरियाज में आप रिस्ट्रिक्ट करके वहाँ पे फूड भी पहुँचाएं और उनको SOPs पर भी पूरा अमल दरामद करवाएं। जिस तरह देखें फेडरल गवर्नमेंट कितने इनोवेटिव तरीके से आ रही है कि उन्होंने कहा कि यार देखो हम आपकी सिमें बंद कर देंगे। अब सिम तो मकसद है कि एक डेली वेजेस के वाले के पास भी जो है मौजूद है और वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। फिर उनको कहा कि एयर ट्रैवल नहीं करने देंगे, आपको रेस्टोरेंट्स में नहीं घुसने देंगे। अब मकसद है कि देयर आर वेज यू कैन। अब उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि लोग मैक्सिमम जो है वो आ रहे हैं वैक्सीनेशन की तरफ। आज हमने मकसद है पहली दफ़ा मुल्क में एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन कराई है और ये नंबर डे बाय डे जो है इंक्रीज कर रहा है और अपनी एक वो सेट कर रहे हैं न्यू हाइट्स के। जी कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना करवा रहे हैं वैक्सीनेशन। ठीक है। तो मैं समझता हूँ वो बहुत बेहतर अंदाज है और इसमें इसको हमें ये नहीं बनाना चाहिए कि जी मेरी पॉलिसी बेहतर है या आपकी है। द सैनिटी शुड प्रिवेल और उसमें आप 8 दिन के लिए लोगों को बंद करें, एकदम वो बाहर निकले तो आप उनको कैसे संभाल पाएंगे? आप नॉर्मल हालात में सिर्फ क्रिमिनल्स को ही वहां पे इतना लॉ एंड ऑर्डर का इशू है कि क्रिमिनल्स को ही नहीं संभाल पाते, तो जनरल पब्लिक अगर निकल पड़ी तो कौन उसको संभालेगा? ये चीजें कंसीडर करने वाली हैं। इनको विद सिंपैथेटिक और फ्रॉम नेशनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख के और मैनेज करना चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इब्राहिम भाई मुझे एक चीज बताएं, आप और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इस वक्त सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्यों ऐसा होता है कि एक पेज पर आप लोग नहीं आते? क्या वाकई जातियात वाला इश्यूज है या वाकई किसी इशू के ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता पार्लियामेंट के अंदर? जी देखिए प्रोविंशियल सेटअप जो है वो नो डाउट के उसका एक इंडिपेंडेंट पॉस्चर है, वो अपना काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है इन सर्टेन एरियाज। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हम चाह रहे हैं कि इन खसूसी तौर पे ये प्रोविंशियल उनमें जाने के बाद जो है उसने बहुत सफ़र किया है, हेल्थ ने भी और एजुकेशन ने भी। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो भी हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से जो भी डिसीजंस लें उसको कम से कम जो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है वो बैठें और बैठ के लोगों की भलाई की बात ही करनी है ना। यहाँ पर वोट तो नहीं डाले जा रहे। ठीक तो हमारा तो कोई सच कोई और इशू नहीं है, यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए। मक्सी साहब क्या चीज़ वाकई आप लोग आपस में बैठ के बात करना वाकई मुश्किल होता है या वाकई बिकॉज वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वफाक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो जो
ज़ातियात वाले इश्यूज़ हैं उसको लेकर सफ़र जो है वो आम आवाम करती है? इज़ दैट सो जी? क्या समझते हैं आप? I don't think so जी. I think corona is not even a national issue. It's a pandemic the world over. True. So I don't think there should be any politics over it. Unfortunately आप जो बात कर रहे हैं कि atmosphere conducive बनाना पड़ता है for talks, for negotiations, for a joint effort, for anything, administrative हो या कोई और चीज़ हो. सो जब आपकी कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से इस तरह के बयानात आते हैं जिस तरह के हमने 1-2 दिन में पिछले सुने हैं जब से सिंध ने फैसला करना शुरू किया है, या जनरली और मामलात में भी आते हैं, तो जब तक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट होगा तो वो ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा. ज़ाहिर है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ सिंध आई थिंक देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द पीपल ऑफ सिंध. ठीक. सो दे विल टेक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स द वे दे फील एंड दे सी फिट. ओके. So and they know the ground situation better than anybody else. I think कि उनके साथ मिल बैठ के आप बात करें, उनको सपोर्ट करें. और हमने इससे ज़्यादा लंबे लॉकडाउन देखे in a situation where there was no such thing known as a vaccine. Exactly. बिल्कुल ऐसे. So now the things are much better generally the world over because vaccines are there. Procurement of vaccines का इशू है, वो फेडरल गवर्नमेंट का इशू है, वो उन पे अपने चीज़ पे काम करें. Okay. जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिवली सिंध को अगर 8 दिन के लिए पार्शियल लॉकडाउन में डालना है, आई थिंक द सिंध गवर्नमेंट इज़ वेरी कॉम्पिटेंट to make sure that they cater to the needs of the people of Karachi. बिल्कुल ठीक है. रान साहब थोड़ा आगे चलते हैं. सर मुझे ज़रा बताइएगा, आप तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की किचन कैबिनेट का एक बड़ा अहम वो पार्ट हैं. नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों एंड ऑल दैट. शहबाज शरीफ साहब क्यों सोच रहे हैं कि पार्टी सदारत से मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए? और इतलात ये है कि अभी हमज़ा ने कहा है कि नहीं, लेट नवाज शरीफ साहब डिसाइडेड. क्यों? बहुत सारी सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई है. मरियम का ग्रुप और शहबाज शरीफ का ग्रुप बिल्कुल दे आर पोल्स अपार्ट जी, या क्या आप समझते हैं? देखिए जी, कल साहब की आवाज़ नहीं जी आ रही, भी आ रही हैं, इसमें पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं थोड़ा सा मैं समझा हूँ कि ये डिफरेंस ओपिनियन इतनी दूर तक पहुँच गया है और वो रिज़ाइन करने के लिए तैयार हो गए हैं. जो मेरी इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है. आज सदर पाकिस्तान पंजाब मुस्लिम लीग जो सबसे बड़ा प्रोविंस है, उन्होंने वेहेमेंटली इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया है. ओके. कोई ऐसी बात नहीं है कि वो रिज़ाइन करेंगे. तो इसलिए ये काम जो है ऐसे ख़त्म नहीं होगा. ये कुछ हमारे दोस्त खुश हो रहे हैं इस बात पे, ऐसा नहीं होगा. मुस्लिम लीग नून इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स इन द कंट्री और पॉलिटिकल फोर्सेस इस तरह डाइल्यूट नहीं हुआ करते. आपको याद होगा जब परवेज़ मुशर्रफ ने इस सारे निज़ाम को मुंतशिर किया था जी, और क्या हाल उसने मुस्लिम लीग का किया था और कितने हिस्सों में उसने तकसीम कर दी थी. लेकिन फिर यही मुस्लिम लीग जुड़ी और जुड़ के फिर वो पावर में भी आई. अभी इस मुस्लिम लीग की बेस पहले से भी ज़्यादा कायम है. अब अभी देख लें, ये इलेक्शन जो हुआ है, बाई इलेक्शन, जितने वोट 2018 में लिए थे उस कैंडिडेट ने, उतने उसने अब लिए. तो इससे जो बयानिया की बात या कॉन्ट्रडिक्शन है, इससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये जो पार्टी बेस है बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है और बहुत ज़्यादा लास्ट बेस है. राज साहब सॉरी, आपकी बात थोड़ी कता कलामी माफ़. आप अभी बात कर रहे थे, मैं एजे के इलेक्शंस देख रहा था, उसमें आप लोग हार गए और उसके अंदर जो नंबर गेम थी वो बड़ी ही एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 26 सीटें थी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ज़्यादा, उनकी 11 सीटें थी, नून की 6 सीटें थी. सियालकोट की अगर मैं बात करूं, पीपी 38 की 2018 में आप 17,000 के मार्जिन से जीते थे, 2021 के अंदर आप 7,000 के मार्जिन से हारे हैं. एहसन सलीम जो पीटीआई के वहां से हुए हैं, उनको 60,588 वोट डले हैं और तारिक सुबहानी 53,441 वोट डले हैं. सर क्या कैंडिडेट गलत था वहां पर आप लोगों की चॉइस, अगर मैं सियालकोट की बात करूं, या कोई और थी? क्योंकि एक ये भी कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम का दामाद है, तो इसलिए सब कुछ वहां पर मशीनरी को घुमा दिया गया था. जी काजी साहब, इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है. आपको पता है जो पोलिंग स्टेशन पे वाक़यात हुए हैं, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी वायरल हुई हैं, और जो पोलिंग स्टाफ ने किया है, वो सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं. और मैं तो मुस्लिम लीग से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इतनी ज़्यादा वायलेशन हुई है
इसका बाकायदा एक वाइट पेपर जो है वो शाया होना चाहिए। बल्कि आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ये डिमांड की है जी। कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। ट्रू इसमें बहुत ज़्यादा इलीगैलिटीज हुई हैं, ठीक, इसलिए कोई इसको किसी सूरत में कोई फेयर प्ले नहीं कहा जा सकता। ठीक, आज़ाद कश्मीर का आप हाल देख लें कि जिस तरह कैंडिडेट्स जो थे पहले, जो इलेक्टेड लोग थे, जी, किस तरह उनको खींचा गया, आपको भी पता है कैसे खींचा जाता है। और आपने भी देखा है कि फेडरल मिनिस्टर्स ने किस तरह पैसे तकसीम किए। और आपने ये भी प्रेस में देखा कि कुछ पावरफुल ऑफिसर्स जो थे, पावरफुल डिपार्टमेंट के, उन्होंने क्या किया, फिर एक ऑफिसर के खिलाफ एक्शन भी हुआ। बिल्कुल। और तनवीर इलियास साहब का भी वीडियो आपने देखा है, जो मैंने भी सुना है, वो क्या फरमा रहे थे कि वो इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो इससे क्या आप समझते हैं? ठीक। अब चीफ इलेक्शन कमीशन ये ऑर्डर करता है कि फ्रॉम फेडरल मिनिस्टर जो है ही इज नॉट बिहेविंग, उसे यहाँ से निकाल दिया जाए। ठीक। उसके ऑर्डर की जो इज्जत तो आपको पता ही है। ठीक। और वो किस तरह वापस पहुंचा और फिर क्या क्या हुआ आप ये देखें। यहाँ गुजरांवाला में डीसी गुजरांवाला जो है उसके लिए चीखों पुकार हुई कि हर पोलिंग स्टेशन पे जा रहा है, व्हाई इज इंटरफियरिंग, लेकिन वो नहीं रुका। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप फेयर प्ले का मौका देंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट मुख्तलिफ होंगे। इसलिए आप वो ऐसे कहे जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह जब दोबारा मौका आया इलेक्शन का, तो क्या या मुझे बताएं काजी साहब, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। नहीं सर, मुझे तो क्या ये इनकलाब क्या आ गया है? चंद व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है प्रोड्यूसर की तरफ से। एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो यही सवाल इब्राहिम खान साहब के पास लेकर जाएंगे और मक्सी साहब से कि मतलब अब सिचुएशन फिर बनेगी क्या और किस तरह हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी, क्योंकि 2 साल रह गए हैं। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी इब्राहिम भाई, आपकी तरफ मैं आता हूं। तनवीर इलियास साहब को लेकर आप लोग उनके लिए सोच रहे हैं फॉर द प्राइम मिनिस्टर एजे के पोजीशन के लिए कि सर लॉट ऑफ स्केलेटन्स आर इन हिज कबर्ड, और आपको पता है FIA की जो रिपोर्ट आई है, इस्लामाबाद कोर्ट ने डायरेक्शन दी और सेक्सुअल अब्यूज़ के वो मैसेजेस भेज रहे होते हैं लड़कों को। क्यों ऐसे शख्स को इवन कंसिडर भी किया जा रहा है फॉर द प्राइम मिनिस्टर एजे के, और जो बंदा आपके इदारों का नाम लेकर, हमारे मुल्क के इदारों का नाम लेकर कह रहा है कि जी वो तो मेरे साथ हैं या हमारे साथ हैं। डू यू थिंक कि क्रेडिबिलिटी किसी शख्स की होनी चाहिए अगर हम प्राइम मिनिस्टर एजे के की बात करें? जी मैं इस पर ज़रा लेट आऊँगा। पहले मैं ज़रा थोड़ा सा बताना चाहूँगा राना साहब को थोड़ा कि डस्का में जो इलेक्शन हुआ था उसमें वो जो हमारी बहन जीती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और बैरिस्टर मोहम्मद खान इनके स्पोक्समैन हैं पंजाब के, तो उन्होंने ओपनली बैठ के कहा कि फेयर इलेक्शंस हुई हैं और इस इलेक्शन में हमें वाकई शिकस्त हुई है। और उसके पीछे देखें, जब ये इलेक्शन हार जाते हैं तो धांधली हो जाती है, और जब ये जीत जाए तो वो इलेक्शन वाह वाह हो गई। नून लीग का बेसिकली जो बयानिया है वो एंटी स्टेट और प्रो मोदी, इनको वो ले डूबा है, और ये उसको जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के भी इसी बात पे इनके साथ जो है वो इख्तलाफात हैं। बहरहाल वो इनका इंटरनल मामला है, हमारे लिए वो कोई इतनी अहमियत नहीं रखता। ठीक है। और जहाँ तक ये कहते हैं, बिलावल साहब फरमा रहे थे कि जी हम गवर्नमेंट को जब चाहें हटा देंगे। इन्होंने, आपने भी क्वेश्चन पुट किया था कि जी 2 साल बाकी हैं, गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी। और भाई जब इनके पास मौलाना फजलुर रहमान और मदरसे के तलबा मौजूद थे, ये उस वक्त भी कुछ नहीं कर सके, तो अब ये गिदड़ भबकियाँ मजीद कितने देर चलेंगी? कुछ भी ये ना अवाम की फॉलोइंग है इनके साथ, ना इस किस्म के लोग इनके पीछे आके और मकसद है कि सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी। अब बात रही है जो आपके सवाल की तरफ मैं आना चाहूँगा जी, कि देखें ये किसी भी पाकिस्तानी शहरी को जो इलेक्शन में इलेक्ट होके आता है और अगर वो अप्लाई करता है तो उसको कंसीडर करने के लिए तो एप्लीकेशन को तो कंसीडर किया जाता है, ये उसको दी जाएगी नहीं दी जाएगी, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। ओके। और उसमें जो एलिगेशंस आप बता रहे हैं वाकई उसमें कोई फैक्ट्स हैं तो फिर आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी रीजन कि उनको वो वहाँ पे बनाया जाए वज़ीर आज़म।
अगर उसमें कोई बेसिस नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में एलिगेशंस हैं, तो एलिगेशंस को बगैर एनी वेरिफिकेशन जो है ग्राउंड बना के किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं या किसी को वो जो है रिजेक्ट नहीं किया जा सकता जी। इब्राहिम भाई, FIA की रिपोर्ट सबमिट हुई है, इस्लामाबाद कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी और उसमें उन्होंने FIA ने एंडोर्स किया है। सनाउल्लाह अब्बासी को आपने DG FIA लगाया हुआ है, वो इस चीज़ को भी बता सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से पूछा जाए, और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। इसमें कोई ऐसी खुदा न ख्वास्ता बात नहीं है कि हम लोग कर रहे हैं, ये चीज़ें सब कुछ वहां पर है। अगर उसको एक दफ़ा सिर्फ देखा जाए तो फिर मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप इसको कोई यूर मेकिंग अ, मकसद है कि एलिगेशंस आई हैं ना सामने जी, प्राइम मिनिस्टर उसको देख के उसके बाद ही फैसला करेंगे। तो आई एम श्योर कि इफ देयर आर टेंजिबल और फैक्ट्स आर देयर तो उनको सामने रख के ही अपना फैसला करेंगे। तो उसमें हमें कोई ऐसी हेस्ट में भी नहीं है कि हम उसको बनाने में तुले हुए हैं कि जी PTI चाहती है कि वो फौरी तौर पे बन जाए। ओके, प्राइम मिनिस्टर ने फ्रॉम ऑल एंगल्स चीज़ों को देखना है, और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का इशू है, ये बड़ा इंटरनेशनली भी बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो इसमें हम देख के फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसला करेंगे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इंशाल्लाह करेंगे, एंड वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन आवर प्राइम मिनिस्टर। ओके, ठीक हो गया। अच्छा बख्शी साहब, दो चीज़ें, एक तो मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी AJK के अंदर आप लोगों ने 11 सीट्स जीती, एक्सपेक्टेड नहीं था, PMLN के लिए था कि जी ये ज़्यादा जीतेंगे, वो कम जीते आप लोग। और आप अब बिलावल भुट्टो, जिस तरह अभी राना साहब भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी हम लोग इस पर एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों सर, क्यों नहीं आप लोगों को यकीन कि जो वहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, और जो आप लोग सीटें जीते हैं वो ठीक जीते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक सीटें जीती है? जी जी, मैं आपको रीआइटरेट व्हाट द चेयरमैन ने सेड जी जी कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। वो पार्टी लीडरशिप समझती है, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भी समझते हैं कि कश्मीर में हम इससे भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते अगर जो इरेगुलरिटीज़ हैं और जो धांधली है वो ना हुई होती। ओके, और जो गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन हुई है, खुली हुई है, लाइव है, टेलीविज़न पे आया है, वीडियो मीडिया पे है, क्लिप्स हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने ओपनली फ्लाउट किया है इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्पाइट वार्निंग्स। जुडिशल कमीशन आई थिंक उन्होंने इसलिए कहा है बिकॉज डिस्पाइट द वार्निंग्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, वो रूल्स को गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही देखा ही नहीं, उसको कुछ माना ही नहीं इलेक्शन कमीशन की बात को। सो देयरफॉर जो उन्होंने कहा कि फेडरल मिनिस्टर ना आए, ऑल दैट ठीक है, एंड आल्सो वीडियोस सर्कुलेटिंग के उन्होंने पैसे बांटे हैं, हाँ जी, वो तो हमने सब ने, आपने पूरी कौम ने देखा है, ठीक है। तो हम पीपल्स पार्टी का देखें जी, जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ जो हमारी हिस्ट्री है पार्टी की, जो हमारा बयानिया है कश्मीर के ऊपर, ना वो डिपेंड करता है कि इंडिया में गवर्नमेंट किसकी आती है। ओके, हमारा शुरू से अनफ्लिंचिंग हमारा रिजॉल्व है विद द कश्मीरी पीपल एंड देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक, एंड वी फर्मली बिलीव दैट अंडर द UN जो प्लेबिसाइट है वो होना चाहिए एज पर रेजोल्यूशंस, और हम उस स्टांस से कभी भी नहीं हटे हैं। देयर हैज़ नेवर बीन एनी डिविएशन इन द पीपल्स पार्टी स्टांस और पॉलिसी ऑन कश्मीर, ठीक है, और दैट इज़ व्हाट रेजोनेट्स विद द पीपल ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर, और उसका हमें रिजल्ट बहुत बेहतर मिलना चाहिए था। इससे बहुत बेहतर रिजल्ट आता अगर इरेगुलरिटी ना होती और गवर्नमेंट ओपनली रूल्स को और रेगुलेशन को फ्लाउट ना करती, और इलेक्शन कमीशन अपने जो कानून है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन को पाबंद करता। अच्छा, ठीक है। राना साहब, दो चीज़ें, एक तो आई रियली वांट कि आप इब्राहिम खान साहब की बात का भी कमेंट कर लें फर्स्टली, सेकेंडली अब मुझे बताएं, अपेरेंटली तो सारे ही ये कह रहे हैं कि जी एक बयानिया है वो नवाज शरीफ साहब का है, वो उसी तरह चलेगी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बीइंग अ जर्नलिस्ट आई कैन टेल यू कि सिचुएशन इज नॉट गुड। ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा डिस्कशंस आर डिफरेंट। बहुत सारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन जब भी हमसे बात करते हैं, दे ऑल्सो से दैट कि नवाज शरीफ साहब को अब चाहिए कि वो बताएं पूरी पॉलिटिकल पार्टी को कि किस तरह PMLN हैज टू गो। Either it's going to be Shehbaz Sharif leading the show or it will be Maryam Nawaz leading the show. सारी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज हैं शहबाज शरीफ के पास, लेकिन क्राउड पुलर है मरियम नवाज, सो प्रैक्टिकली दे कांट गो अलोंग। सो इसके ऊपर अब आप क्या कहेंगे? लेकिन इब्राहिम साहब ने फरमाया कि वो विक्ट्री उनकी हुई है। मैं अर्ज करूं कि शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़ज़ाना बनने से पहले एक हफ्ता कह रहे थे कि बर्बाद कर दिया, मिसमार कर दिया।
जो ही वो वजीर खजाना बने तो सब कुछ उनके ऊपर यहाँ हो गया, 14 तक रोशन हो गया और यकदम जो है वो जीडीपी जो है 4% हो गई, जो कि 1.5% थी। ऐसा ही को वाकया ये हुआ है। कौन सी ऐसी बड़ी कारकर्दगी दिखा दी है? क्या कीमतें कम कर दी हैं, आटा सस्ता कर दिया है, घी सस्ता कर दिया है, तेल सस्ता कर दिया है, दवाइयाँ लोगों को मिलनी शुरू हो गई हैं, लोगों के जख्मों पे मरहम रखा गया है जो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है कि वो 22,000 वोट ज़्यादा ले रहा है पहले से। ये बात नहीं है, बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उनको भी पता है जो कर रहे हैं, इब्राहिम साहब को भी पता है। अपने अपने आप केस को वो प्लीड करें, बिस्मिल्लाह करें। इब्राहिम साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं उनसे ये नहीं कोई इख्तलाफ नहीं करता, उनका अपना राइट है, जो भी ओपिनियन बनाए जरूर बनाए। लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि कुछ ना करने के बावजूद इतनी स्ट्रेंथ वोटर्स की मिल जाना, दैट इज ए क्वेश्चनेबल इशू। अब आपने कहा वो जो 2 व्यूज हैं जी, ये मैं नहीं समझता कि ये 2 व्यूज, पहले भी 2 व्यूज थे जब सारे के सारे बाई इलेक्शन जीते हैं मुस्लिम लीग नून ने, पहले 2 व्यूज नहीं थे। आप ये समझते हैं कि और फैक्टर्स बहुत ज्यादा है इसमें। बात सर ये पार्टी का इंटरनल अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो रिजॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। दिस पार्टी हैज टू राइज एंड इट हैज टू राइज टू द ओकेजन। इसने इस मुल्क को, इस लीडर ने एटॉमिक कैपेबिलिटी दी है सही मानों में, उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उसने डेवलपमेंट की है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, क्या क्या नहीं किया, बिजली दी है, हर आदमी उनको दुआएं देता है, उनके सामने थोड़ा उन्होंने आके देनी है। जब जो है 14 घंटे जब लोड शेडिंग होती है, बच्चे रोते हैं, बूढ़े बेचारे मरने के करीब हो जाते हैं, बूढ़ों को दवाई नहीं मिल रही, वो मर रहे हैं, दवाई को मिल रहा है। ये एग्नी, ये डॉक्यूमेंट जो है ये हम सब लोगों का अपने रखना चाहिए और लोग समझते हैं। ठीक, वहीं आप आजाद इलेक्शन कराएंगे, मुस्लिम लीग एन जो है इट विल स्वीप लाइक एनीथिंग। ठीक, ये मेरा अपना एनालिसिस है। ओके इब्राहिम भाई, ये इशू बहुत टेम्परेरी है जिसकी बात आप सारे दूर कर रहे हैं। अल्लाह करे जी ऐसे ही हो। आपकी बात मैं मान लेता हूँ रान साहब, आपकी बात मान लेता हूँ जी, हमेशा ही मान लेते हैं, आज भी मान लेते हैं। इब्राहिम भाई, आप लोगों की परफॉर्मेंस कोई नहीं है लेकिन कोई मुआवजे होते हैं, ये है व्यू पॉइंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को लेकर। तो आप बता दें, आप लोगों की परफॉर्मेंस है या वाकई मुआवजे हो रहे होते हैं? देखें, मुआवज़ों के ख्वाब हमेशा उन्हीं को आते हैं जिन्होंने 35 साल तक मुआवजे देखे, जिनको ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, और जनाब आए और आके मकसद है कि ज़िया-उल हक की गोद से शुरू हुए और ऑन एंड ऑन एंड ऑन ये चलते गए। तो इनको हर चीज़ में जो है वो यही कुछ ही नज़र आता है, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ मुख्तलिफ है। आप इकोनॉमी को उठा के देख लें। अच्छा जी, पहली दफ़ा आपके 13 साल के बाद आपका जो है ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हुआ है। पहली दफ़ा आप उठा के देखें, आपके ट्रैक्टर्स की सेल 67% बढ़ी है, आपके मोटरसाइकिल्स की सेल जो है वो 55% के करीब बढ़ी है, 47% के करीब आपकी गाड़ियों की सेल बढ़ी है। ठीक है जी। अभी जो आपने देखा 27 लाख लोग उठ के गए हैं अपना नॉर्दर्न एरियाज में, वहाँ पे, तो ये बगैर पैसे होने के और बगैर इकोनॉमी होने के ये सारा कुछ हो रहा है। अब बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने बिजली दी और उन्होंने एटम बम दिया। खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है राना साहब से कि हम कौम को मिसगाइड ना करें, एटम बम इन्होंने नहीं दिया, समझ आइए। इसके पीछे सारी स्टोरी राना साहब को भी पता है, जो हमारे इदारे और जिनकी मेहनत, हमारे इंजीनियर्स की मेहनत और हमारे अफवाज पाकिस्तान की मेहनत है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जुल्फ़िकार भुट्टो ने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट, जिसको कि अफवाज पाकिस्तान ने मुकम्मल किया। ओके, और ये मकसद है, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूं कि हमें वो बात करनी चाहिए ताकि अवाम को या कौम पॉइंट आ गया जी, कैसे गाइड कर सकें। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। दिनों अब इब्राहिम भाई, मुझे बिलावल साहब का मैं अभी इब्राहिम भाई मैं एक और एक पॉइंट मुझे बताने दें, सिर्फ शॉर्टली बताइएगा। मैं
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, बिलावल कह रहे थे आज के जी वहां पे धांधली हो गई। अब उनके वो जो नबील कबूल हैं खुद टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि जी हमें 16 सीटों का कमिटमेंट हुई थी और हमें 11 सीटें मिली हैं। यार किसी एक बात पे तो ठहर जाओ, अगर आप सिलेक्टेड हो तो फिर वो भी बता दो, अगर आप ये फेयर इलेक्शंस हुए तो वो बता दो, अगर नहीं हो तो फिर रिजाइन कर दो और देखते हैं कि उसका किस तरह से फिर दोबारा इलेक्शंस हो जाए। ठीक हो गया। मक्सी साहब एक तो आप इस पे कमेंट करें, सेकेंडली मुझे बताएं जिस तरह वो भी नबील गबोल साहब का रेफरेंस दे रहे हैं, उन्होंने जो कहा लास्टली, एक मैं इससे पहले बताता चलूं लोगों के लिए कि ड्यूरिंग ईद ये केपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बताया है कि जी 2.7 मिलियन टूरिस्ट विजिटेड खैबर पख्तूनख्वा एंड स्पेंट अराउंड ₹66.5 बिलियन। ये सिर्फ ईद का वो जो एक हफ्ता था उसमें 66.5 बिलियन रुपया खर्चा गया जो टूरिस्ट गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। जी जनाब। जी एक तो नबील गबोल साहब का मैंने नहीं देखा है तो मैंने सुना नहीं है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन व्हाट ही सेड। दूसरा, एज फार एज द केपी का टूरिज्म इज़ कंसर्न्ड, यस नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ वैसे भी हमेशा समर्स में रश होता है। पहले कम होता था, कोविड में एक तो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं, बाहर का ट्रैवल कम है, तो वो भी आप ऐड कर दें टूरिस्ट जो आ रहे हैं। एंड अच्छी बात है, केपी इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अच्छी बात है। वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, PIA ने फ़्लाइटें भी बढ़ा दी हैं। दीज आर पॉजिटिव थिंग्स, तो पॉजिटिव को इंसान पॉजिटिव ही कहे। आई थिंक गिलगित बल्तिस्तान में और केपी में गवर्नमेंट के पास अभी 2 साल हैं जब तक इनका ये करंट मैंडेट है। दे शुड आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेहतर सहूलियात में फॉर टूरिज्म एंड द ट्रैवलर्स वर गोइंग देयर और इकदाम करें और बेहतर है, रेवेन्यू जनरेट हो, लोग अपने मुल्क में ज़्यादा पैसा खर्च करें, अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। राना साहब लास्ट मुझे ज़रा बताएं, बिलावल, ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये व्यू पॉइंट है कि हुकूमत, पंजाब की हुकूमत को हम आज भी गिरा सकते हैं, ऑल्दो अब तो मोनस को उन्होंने वफाकी वजीर भी बना दिया है, लेकिन आपको लगता है कि आप लोग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रा अगर थोड़ी सी वो PDM वाली कहानी ठीक करें तो पंजाब की सिचुएशन ठीक हो सकती है, या फिर वही वाला व्यू पॉइंट है कि अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब का बनेगा तो नून लीग का बनेगा वरना नहीं बनेगा? ये व्यू पॉइंट वैसे मरियम का है। जी आपकी बात और ख्वाहिश बड़ी ठीक है, लेकिन ऐसी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। आपको पता है उसके क्या फैक्टर्स होते हैं? आपने सेनेट का इलेक्शन, सेनेट का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, सारा कुछ देख लिया ना। अब भी अगर हम ये कहें कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज वाले सारा कुछ कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये मुमकिनात में नहीं है। इब्राहिम साहब ने एक गुप्ती रख पे हाथ रखा कि ये 35 साल इन्होंने हुकूमत की है। मैं उनसे अर्ज करूँगा जरा हिसाब किताब करें, अपना हिसाब भी दुरुस्त कर लें, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, कि कौन से 35 साल है। 93 में उनको डिसमिस किया गया और फिर कारकर्दगी उनकी ये थी, कितनी अच्छी कारकर्दगी, और उनको सजाएं दी गई। फिर 99 में डिसमिस किया गया, अरेस्ट किया गया, फिर उनको सजाएं दी। फिर अब जो है आपके सामने है, ये कौन सी जो एस्टैब्लिशमेंट उनको ठीक ठीक। राज साहब आपकी आवाज़ ज़रा कट रही है, थैंक यू वेरी मच जी। सेनेटर राना मकबूल, सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी और इब्राहिम खान साहब, आप सब ने हमें ज्वाइन किया। इब्राहिम भाई आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास बिल ख़त्म हो गया, क्लोजिंग का भी टाइम नहीं है। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।